सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे संस्कृत टेट परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की। प्रश्न पत्र हल के पहले भाग में 10 प्रश्नों को हल किया गया, जिनकी विस्तृत व्याख्या हमने की थी। दूसरे भाग में अगले 10 प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं, जिनमें विशेष चर्चा इस भाग में हम करेंगे। और यह जो प्रश्न होंगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, इसीलिए आप भाग के साथ अंतिम तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इस भाग का पहला प्रश्न है, वह रोटी खाना चाहता है इति हिंदी वाक्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो सबसे पहले कर्ता को ढूंढेंगे, फिर क्रिया और फिर कर्म इत्यादि जो इसमें कारक होंगे। कारक के नियमों के अनुसार हम इसको देखेंगे। तो वह सर्वनाम संज्ञक शब्द है, सह या सा का ग्रहण होगा। यदि पुल्लिंग है तो सह, यदि स्त्रीलिंग है तो सा का ग्रहण होगा। संस्कृत और हिंदी में बहुत सारी समानता मिलती है, क्योंकि हिंदी की मां संस्कृत को रखा जाता है। हिंदी जो है वह संस्कृत की बेटी मानी जाती है। परंतु बहुत सारी विलक्षणता भी हमें इसमें दिखती है, जैसे कि यदि हम संस्कृत में देखें तो वहां पे क्रिया से किसी का लिंग ज्ञान नहीं हो सकता। खादती कह देंगे, हम उससे यह पता नहीं लगा सकते कि इसमें कर्ता का कौन सा लिंग है। परंतु हिंदी में यदि देखें, चाहता है तो यह पुल्लिंग हुआ, चाहती है तो यह स्त्रीलिंग हुआ। तो स्पष्ट यहाँ पे ग्रहण हो गया कि यह पुल्लिंग है। तो यहाँ पे सा को छोड़ दिया गया, सह का ग्रहण किया, कर्ता मिल गया सह। यह कर्तृवाच्य का रूप है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। कर्ता एक है तो क्रिया भी एक है। सह है तो प्रथम पुरुष का ही ग्रहण होगा, तो इच्छति आ जाएगा, सह इच्छति। कर्ता की क्रिया का इष्टतमं कारक कौन सा है? रोटी, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाले भाग में भी बताया था। कर्तुरीप सिद्धतमं कर्म, इस सूत्र को मैंने पहले आपको समझाया है। तो इसमें कर्म कारक होके या कर्म संज्ञा होके द्वितीय हो जाएगी, सह रोटी काम इच्छति। परंतु खाना एक पद यह भी है, तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। एक सूत्र मिलता है, तुमुन णवुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, यानी कि तुमुन णवुल, यह दो प्रत्यय होते हैं। कब होते हैं? क्रियार्थक क्रिया में। अब ये क्रियार्थक क्रिया क्या है? किसी क्रिया को करते हुए किसी दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाना, वह भी किस अर्थ में? भविष्यत अर्थ में। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे, खाना चाहता है, उसने खाया है नहीं खाया है, खा रहा है नहीं खा रहा है, खाना चाहता है, तो भविष्यत अर्थ में क्रिया को करते हुए क्रिया करना। तो ऐसे प्रयोग में तुमुन और णवुल यह दो प्रत्यय होते हैं। किस अर्थ में? भविष्यत के अर्थ में। अब यहाँ पे प्रश्न आप उठाएंगे कि क्षत्रि भी तो इसी अर्थ में होता है, परंतु ऐसा नहीं है। वह वर्तमान अर्थ में आपको दिखेगा, खाता हुआ जाता है, इस तरह से। परंतु यहाँ भविष्यत के अर्थ में यह दोनों प्रत्यय होते हैं। तो सह रोटिकाम खादितुम इच्छति, यह इसका सही आंसर होगा। सह रोटिकाम खादितुम इच्छति, बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय को यहाँ पे कर्ता रख लेते हैं। है जो यह पद है, यह वर्तते से भी ग्रहण होगा। कर्तृवाच्य का ही रूप है, इसीलिए कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। हिमालय वर्तते किम पर्वतों का राजा। अब सामान्य तौर पे हम यहाँ पे संबंध ले लेंगे, पर्वतानाम राजा, ऐसा इसका अर्थ कर देंगे। तो यह हालांकि कुछ हद तक यह सही है। शेषे षष्ठी शेषे सूत्र से, शेषे षष्ठी यहाँ पे यदि हम लगा दें, परंतु इसके लिए कुछ एक विशेष नियम दिया है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यतश्च निर्धारणम सूत्र है। यतश्च निर्धारणम, यह सूत्र क्या कहता है कि षष्ठी या सप्तमी हो। कब हो? जब निर्धारण किया जाए, यानी कि जिससे निर्धारण हो, उस समूहात्मक शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, जिससे निर्धारण हो। तो हिमालय पर्वतों का राजा है। इसको थोड़ा वाक्य को यदि हम खोलें, तो हिमालय एक पर्वत है जो बहुत सारे पर्वतों में से राजा है, यानी कि बहुत सारे पर्वत होंगे, उन पर्वतों में से हिमालय नामक जो पर्वत है वह राजा है, नृप है। तो यहाँ पे उन पर्वतों में से एक का निर्धारण किया गया है। तो सूत्र ने क्या कहा? जिससे निर्धारण हो। तो यहाँ किससे हिमालय का निर्धारण हुआ है? पर्वतों से। इसीलिए यहाँ पे षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्तियां हो सकती है। अब इस वाक्य में देखें, हिमालय पर्वतानाम राजा वर्तते, यह इसमें बिल्कुल सही, प्रथम विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दूसरा क्यों सही नहीं है? हिमालय है, वर्तन्ते प्रयोग है, यह गलत है।
हिमालय पर्वतानाम राज्ञः, यहाँ पे षष्ठी लगा दी है, परंतु षष्ठी किसमें होनी चाहिए थी, जिससे निर्धारण किया हो पर्वतानाम, या इसमें षष्ठी हो या सप्तमी हो। अगला है हिमालयात, तो यह भी गलत है। यहाँ पे पंचमी किस अर्थ में हुई है, यह गलत हुआ। पर्वतेषु यहाँ पे ठीक है, राजा भी ठीक है, वर्तन्ते यहाँ पे गलत है। इसीलिए सही कौन सा है, विकल्प 1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भिक्षुकों को भिक्षा दी जाती है, इति हिंदी वाक्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। तो यह जो प्रयोग है यह कर्मवाच्य का प्रयोग है, क्योंकि कर्ता की प्रधानता ना होकर कर्म की प्रधानता इस वाक्य में लक्षित हो रही है। तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता तृतीया में होगा, कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। यक प्रत्ययांत मुख्य तौर पे होती है, आत्मनेपदी में ही प्रयुक्त होती है। तो प्रस्तुत वाक्य में कर्ता नहीं दिया गया है, इसीलिए यहां पे हम कर्ता स्वयं ही मान लेते हैं कि रमेश वह कर्ता है। तो कर्मवाच्य प्रयोग है तो रमेशेण कर देंगे। भिक्षुकों को भिक्षा दी जाती है, भिक्षुकों को इस पर बाद में चर्चा करते हैं, भिक्षा दी जाती है। तो भिक्षा यहां पे कर्ता की क्रिया का इष्टतम कारक है, इसीलिए यहां पे जो है क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी, भिक्षाम हो जाएगी, दी जाती है। तो यहां पे दीयते ऐसा प्रयोग आ जाएगा। अब भिक्षुकों को यहां पे सूत्र लगेगा कर्मणा यम अभिप्रयेति ससंप्रदानम, यानी कि दानस्य कर्मणा यम अभिप्रयेति सह संप्रदान संज्ञः स्यात्, यानी कि कर्ता दान आदि क्रिया के भोक्तृत्व के रूप में जिससे संबंध करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान का अर्थ क्या है, सम्यक प्रदानमिति संप्रदानम, यानी कि जिसको वापस लेने के लिए नहीं दिया जाता उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कि दान दिया जाता है, दान का अर्थ क्या है, तो किसी चीज को अपने अधिकार से हटाकर सदा के लिए दूसरे को दे देना ही दान कहलाता है। जैसे मेरे पास कोई चीज है, मैंने अपने ब्राह्मण है उनको, या पुरोहित जो है उसको मैंने दक्षिणा दी। अब दक्षिणा देने पर के बाद क्या उस दक्षिणा पे मेरा अधिकार है, नहीं है, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार हटके उस पर अधिकार किसका हो गया, ब्राह्मण का। यही दान कहलाता है। इसमें ही क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। तो भिक्षुकों को जो दान रमेश ने दिया था, क्या उससे वह वापस ले सकता है, नहीं ले सकता है, इसीलिए यह संप्रदान है। सम्यक प्रदानमिति संप्रदानम, तो यहां पे संप्रदान संज्ञा हुई किससे, कर्मणा यमभिप्रयति ससंप्रदानम, इस सूत्र से। और संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी हो जाती है, इसीलिए चतुर्थी हो जाएगी भिक्षुकों। इस तरह से बहुवचन प्रयोग है तो भिक्षुकेभ्यः ऐसा रूप आएगा, रमेशेण भिक्षुकेभ्यः भिक्षां दीयते। यह इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही प्रयोग है। भिक्षुकेण भिक्षां दीयते, यह क्यों सही नहीं है, यहां पे तृतीया किस अर्थ में लगाई है, तृतीया गलत है। अगला भिक्षुकात, यह भी गलत हुआ। भिक्षुकस्य, यह भी गलत है, कोई नियम यहां पे नहीं लग रहा है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदो ह्युत्तमानाम इति पद्यांशः कुत्र पठ्यते। तो यह कालिदास विरचित प्रथम दूत काव्य या गीति काव्य मेघदूत से लिया गया है। तो मेघदूत कालिदास जी द्वारा लिखा गया संस्कृत साहित्य का प्रथम दूत काव्य कहलाता है। परंपरा से यह गीति काव्य की श्रेणी में भी आता है। इसका कथानक कैसे है, कल्पित है, यानी कि कल्पना के आधार पर लिया गया है। इसको दो भागों में विभक्त किया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, इन दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है। पद्यों की संख्या इसमें 115 है। पूर्व मेघ में पद्यों की संख्या कितनी है, 63। उत्तर मेघ में पद्यों की संख्या कितनी है, 52। टोटल हो जाएगी 115 इसमें टोटल पद्य मिलते हैं। तो इसकी मुख्य कथा क्या है, थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। तो इसका मुख्य विषय वस्तु है कि अलकापुरी एक जगह है, जगह का नाम क्या है, अलकापुरी, जहां पर रहने वाला एक व्यक्ति है यक्ष। यक्ष मुख्य तौर पे एक जाति का नाम है जो देवगण में आती है, तो यक्ष उसका नाम है। अलकापुरी निवासी यक्ष का अपनी प्रियतमा के प्रति बहुत अनुराग है, प्रेम है, और यक्ष के स्वामी एक हैं जिनका नाम है कुबेर। तो यक्ष के स्वामी कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष के लिए शाप देकर
रामगिरी नामक पर्वत पर भेज दिया था। उन्होंने उसको एक कोई शाप उसको दिया था, जिससे उसे 1 साल तक रामगिरी नामक पर्वत पर रहना पड़ा था। तो यक्ष ने 8 मास तक या 8 महीनों तक अलग अलग आश्रमों में रहकर अपनी प्रेयसी की याद में व्यतीत किए। उसकी प्रेयसी का नाम नहीं दिया गया है, परंतु उसको यक्षिणी ही कह दिया जाता है। यक्षिणी की याद में उसने 8 महीने ऐसे ही अलग अलग आश्रमों में रहकर बिताए। और जब वर्षा ऋतु का प्रारंभ आया तो उसमें पर्वतों के साथ खेलने वाले मेघ या बादलों को देखकर अपनी वेदना को वह रोक ना सका और उसी मेघ के द्वारा अपनी प्रियतमा के पास अपना विरह संदेश भेजने का प्रयास करने लगा। इसी को ढाल बनाकर कवि ने मेघ जब यक्ष का संदेश लेकर उसकी प्रियतमा की ओर जाता है, इसके बीच में जो जो नगर आते हैं, जो जो नदियां आती हैं, पर्वत आते हैं, ऋतु आती है, उन सभी के प्रभाव को कालिदास ने वर्णित किया है। तो यह जो पद्य विशेष यहाँ पे पद्य जो यह सूक्ति ली गई है, यह पूर्व मेघ के 57वां पद्य है, जिसमें कहा गया है ही उत्तमानाम संपदा आपन्नार्ति प्रशमन फलाह। यानी कि श्रेष्ठ मनुष्यों की संपत्ति का यही परिणाम है कि उससे प्राणियों के दुख दूर होते हैं या दुख दूर हो। कहने का अभिप्राय क्या है? जो व्यवहारिक और मानसिक रूप से उच्च कोटि का व्यक्ति होता है, उसकी संपदा कौन कौन सी उसकी संपदाएं हो सकती है, जैसे उसका धन हुआ, उसकी विद्या हुई, इत्यादि इत्यादि, वह स्वयं के लिए ना होकर दुखियों के लिए हुआ करती है। तो वह उच्च कोटि के व्यक्ति उस संपत्ति का प्रयोग अपने सुख या उपभोग के लिए न करके जो दुखी व्यक्ति है उनके कष्टों को हरने के लिए प्रयोग में लाया करते हैं, उसमें ही अपना ऐश्वर्य समझा करते हैं। तो यह इसका अर्थ है। यह लिया गया है मेघदूत से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आशाबंधः कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यंगनानां सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि अयन श्लोकः वर्तते। तो यह भी मेघदूत से ही लिया गया है। तो यह पूर्ण श्लोक क्या है? पूर्ण श्लोक है ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नीम अव्यापन्नामविहत गतिर्द्रक्षसी भ्रातृजायाम आशाबंधः कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यंगनानां सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। तो इस समय यक्ष उस पर्वतों से क्रीड़ा करते हुए मेघ से अपनी प्रियतमा यक्षिणी के लिए संदेश देते हुए कहता है कि हे मेघ, विरह के दिवसों की गणना करने में लगी हुई और मेरा रास्ता देखते हुए जीवन की आशा करती हुई अपनी भ्रातृजायाम, अपनी भाभी को बिना रुके वहां पहुंचकर तुम अवश्य देखना, उसका अवलोकन जरूर करना, क्योंकि नारियों के पुष्प के समान सुकुमार प्रेम भरे हृदय को आशा का बंधन विरह में टूटकर अकस्मात बिखरे जाने से प्रायः रोके रहता है। इस तरह से अर्थ क्या है इसका? यानी कि कुबेर के श्राप से मुझे तो 1 वर्ष तक रामगिरी नामक पर्वत पर निवास करना पड़ रहा है, जिसमें से मैंने 8 महीने काट लिए हैं, और तुम वहां अलकापुरी में, जहां पे यक्ष का निवास था, तुम वहां जो अलकापुरी में इस 1 वर्ष के समाप्त होने में कितने दिन शेष रह गए हैं, इसकी गणना में लगी हुई हो। इन दिनों को गिनते गिनते तुम उस प्रेम से परिपूर्ण दिनों को देखने के लिए जीवित रही हो। इस तरह से इसीलिए हे मेघ, तुम अपनी उस भाभी के दर्शन अवश्य करना, जो पूर्णतया मेरे वापस आने की प्रतीक्षा में या आशा में लगी हुई है, जी रही है। आगे कहता है कि हे मेघ, स्त्रियों के हृदय पुष्प की तरह होते हैं और आशाओं से भरे हुए यौवन को प्राप्त होते हैं। उस पुष्प के समान कोमल और सदा यौवनत्व को प्राप्त प्रेम रस से परिपूर्ण हृदय को विरह से टूटकर एकदम बिखरने से आशा ही एकमात्र साधन है जो उसे बिखरने से रोक सकता है। वह साधन क्या है? आशा ही उसको बिखरने से रोक सकता है। इस तरह से इसका अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलनात्मक भाषा शास्त्रस्य अध्ययनस्य आरंभ काले कयोः भाषयोः मध्ये ध्वनि साम्यम प्रत्यक्षीकृतम। यानी कि तुलनात्मक भाषा शास्त्र का अध्ययन के आरंभ काल में किन 2 भाषाओं में ध्वनि साम्य को देखा गया?
तो यह भाषा विज्ञान से पूछा गया प्रश्न है। तो शोध की प्रक्रिया में मुख्य तौर पे बहुत सारी पद्धतियों को अनुसंधानकर्ता अपनाता है, जैसे कि व्याख्यानात्मक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, साहित्यिकी पद्धति है। इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण पद्धति है वह है तुलनात्मक पद्धति। तो इसमें एक विषय के समान दो या दो से अधिक विषयों में समानता और विषमता को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे विषय क्या है, भाषा है, और उपविषय क्या है, भाषाओं में ध्वनि साम्य समानता। तो जब भाषा विज्ञान विषय में भाषा वैज्ञानिक भाषाओं के साम्य और वैषम्य का अध्ययन करते हैं, तो उस समय में जो आरंभिक काल था उसमें दो ऐसी भाषाएं थी जिनमें सबसे पहले समानता प्रत्यक्ष की गई थी। कौन कौन सी थी? संस्कृत और लैटिन, वह दो भाषाएं थी। किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने, विलियम्स जोन्स नाम का एक पाश्चात्य विद्वान हुआ है, भाषा शास्त्री हुआ है, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा का अध्ययन करते समय संस्कृत की, लैटिन और ग्रीक, इन दोनों भाषाओं के अनेक अंशों में समानता को प्राप्त किया और उनका तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। तो इसी प्रकार संस्कृत भाषा तुलनात्मक भाषा विज्ञान की मूल मानी जाती है। और उसी सर विलियम जोन्स की देन है कि विभिन्न भाषाओं की साम्यता और वैषम्यता पर इतना अधिक कार्य आज के युग में भी देखा जाता है। तो सबसे पहले समानता किसने प्रत्यक्ष की थी? तुलनात्मक भाषा शास्त्र के अध्ययन में संस्कृत और लैटिन भाषा के मध्य में। तो इसमें 20 सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मंजरीष्विव जायते इति श्लोकः कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। यह श्लोक किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्रस्तुत प्रश्न में एक पद्य दिखाई दे रहा है जो एक प्रशस्ति वाक्य है, यानी कि प्रशंसा की गई है। किसने प्रशंसा की है? प्रशंसा यानी कि किसी व्यक्ति विशेष या कवि के लेखन आदि के वैशिष्ट्य पर एक कोई पद्य विशेष लिखना, उसको हम प्रशस्ति वाक्य या प्रशस्ति पद्य कहा करते हैं। तो यहां पर जिस कवि की विशेषता दर्शाई गई है वह है कालिदास, और जिसने यह वाक्य लेखन किया है वह है गद्य सम्राट बाणभट्ट। बाणभट्ट ने यह कहा है किसके विषय में? कालिदास जी के विषय में, या महाकवि कालिदास जी के विषय में, जिसमें लिखा है कालिदासस्य मंजरीषु इव मधुर सांद्रासु वा निर्गतासु सूक्तिषु कस्य प्रीति न जायते। यानी कि कालिदास जी के आम्र मंजरी के समान मीठी या सरस सूक्तियों के प्रभावित होने पर ऐसा कौन है जिसके हृदय में उनके प्रति प्रेम का आविर्भाव नहीं होता, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है। तो यह श्लोक किसने कहा है? बाणभट्ट जी ने कहा है। कौन से ग्रंथ में कहा है? हर्षचरितम नामक आख्यायिका में उन्होंने कहा है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकारणाविष्कृत वैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते इति पद्यः कुत्र प्राप्यते। तो यह पद्य मिलता है कादंबरी में। तो कादंबरी क्या है? एक कथा है जिसका संबंध है गद्य काव्य से। गद्य काव्य का लक्षण क्या है? तो गद्य काव्य का लक्षण है वृत्तबंधोज्झितं गद्यम तद भेदास्तु कथादयः। यानी कि वृत्त के बंधन से जो मुक्त हो, छंद के बंधन से जो मुक्त हो, उसे गद्य काव्य कहा जाता है। इसके भेद कथा इत्यादि है, कथा आख्यायिका, यह दो इसके मुख्य भेद माने जाते हैं। कादंबरी क्या है? एक कथा है। कथा का लक्षण क्या है? कथायां सरसंवस्तु गद्येरेव विनिर्मितं क्वचिदत्र भवेद्दार्या क्वचिद्वक्त्रपवक्त्रके आदौ पद्ये नमस्कारः खलादेर्वृत्त कीर्तनम। यानी कि कथा की विषय वस्तु कैसी हो? काल्पनिक हो, और कथा में सभी वृत्तांत गद्य में होने चाहिए। वृत्तांत से भिन्न यदि कुछ भी हो तो आर्या छंद में या वक्त्रक या अपवक्त्रक छंद में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। कथा के आरंभिक भाग में कवि के वंश विषयक पद्य होने चाहिए, कवियों की प्रशस्तियां होनी चाहिए, सज्जन प्रशंसा होनी चाहिए, दुर्जन निंदा इत्यादि विषय आर्या वक्त्रक या अपवक्त्रक छंद में होने चाहिए। तो कादंबरी नामक कथा में भी आरंभिक भाग में बाणभट्ट का वंशानुचरितम वर्णित किया गया है। सज्जनों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा या दुर्जनों की निंदा, यह सभी वर्णित किए गए हैं। तो इन्हीं में से एक श्लोक है जिसमें सज्जनों की प्रशंसा दी गई है और असज्जनों की निंदा उसमें की गई है। तो यह किससे संबंधित है? दुर्जन की निंदा।
दुर्जन निंदा किसने लिखा है? यह बाणभट्ट ने कौन से ग्रंथ में लिखा है? कादंबरी में। डी इसका सही उत्तर है। पूर्ण श्लोक क्या है, इस पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। अकारणाविष्कृत वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचः सुदुस्सहं सन्निहितं सदा मुखे। तो यहाँ पे कह क्या रहे हैं कि दुर्जन निंदित और सज्जन स्तुत्य होते हैं, यानी कि जो दुर्जन है उनकी निंदा की जाती है और जो सज्जन है उनकी स्तुति की जाती है। और कारण के बिना, अकारण यानी कि कारण के बिना ही आविष्कृत जो वैर है उससे दारुण असज्जन से किसे भय नहीं होता। अर्थात जो बिना किसी कारण के ही वैर को आविष्कृत कर लेते हैं, वैर को पैदा कर लेते हैं, ऐसे स्वभाव वाले असज्जनों से कौन ऐसा सज्जन है जो नहीं डरता? सभी डरते हैं, क्योंकि विष से युक्त सर्प के समान इन दुर्जनों के मुख में सदा दुर्वचन रहा करते हैं। यानी कि जैसे विषैले सर्प के मुख में सदा विष विद्यमान होता है, उसी प्रकार इन दुर्जनों के मुख में सदा दुर्वचन विद्यमान रहा करते हैं। तो यह यहाँ पे बाणभट्ट ने कादंबरी कथा के आरंभ में ही कहा है। किस विषय में? दुर्जनों की निंदा के प्रसंग में। तो डी इसका सही उत्तर यहां पे हुआ। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम इति कस्य रूपकस्य उदाहरणम भवति। तो काव्य के दो भेद हैं जिन पर मैंने पहले भी चर्चा की है, दृश्य और श्रव्य के भेद से। दृश्य का अभिप्राय है जिनका अभिनय रंगमंच पर किया जाता है, वह दृश्य काव्य की श्रेणी में आता है। और इसका संबंध होता है अभिनय से। अभिनय किसे कहा जाता है? अवस्था के अनुकरण को अभिनय कहा जाता है। अवस्था के 4 प्रकार उन्होंने माने हैं, जैसे मैंने पहले भी इससे पहले आपको बताया है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। दृश्य काव्य में 10 रूपक आते हैं और 18 उपरूपक आते हैं। रूपक कौन कौन से हैं? नाटकमथ प्रकरण भाण व्यायोग समवकार्डिमाः इहामृकांक वीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि 10। नाटक प्रकरण भाण व्यायोग समवकार डिम इहामृग अंक वीथि और प्रहसन, यह 10 रूपक हैं। और 18 उपरूपक हैं। कौन से? नाटिका त्रोटकम गोष्ठी सट्टकम नाट्यरासकम प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि प्रेंखणम रासकम तथा संलापकम श्रीगदितम शिल्पकम च विलासिका दुर्मल्लिका प्रकरणी हृल्लीशोभाणिकेति च, यह 18 उपरूपक हैं। तो मृच्छकटिकम क्या है? दृश्य काव्य है। और 10 रूपकों में से यह कौन सा रूपक है? प्रकरण नामक रूपक है। प्रकरण में क्या क्या होता है? पहला तो विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? कवि के द्वारा कल्पित होनी चाहिए। राज परिवार का वातावरण सामान्यतः इसमें नहीं होता। समाज के जो सामान्य जीवन है वही इसमें पात्र होते हैं, या समाज के सामान्य जीवन के ही पात्र इसमें हुआ करते हैं। नायक इसका कैसा होता है? धीर प्रशांत होता है। नायकों के भेद भी मैंने आपको इससे पहले बताए हैं, नायिकाओं के भेदों पर भी मैंने चर्चा की है। जैसे कि ब्राह्मण, मंत्री या व्यापारी धीर प्रशांत की श्रेणी में आते हैं। तो इसका नायक कैसा होगा प्रकरण का? या तो कोई ब्राह्मण होगा, या मंत्री होगा, राजा का मंत्री होगा, व्यापारी होगा। यह सभी इसके क्या होते हैं? नायक हुआ करते हैं। नायिका कैसी होती है प्रकरण में? कुलीन या वैश्या, गणिका इत्यादि किसमें नायिका होती है। प्रकरण की नायिका कैसी होगी? वैश्या होगी, कुलीन होगी, गणिका मुख्य तौर पे होती है। रस की दृष्टि से इसमें श्रृंगार की अधिक प्रधानता रहती है और अन्य रस अंग के रूप में चलते रहते हैं, जैसे कि हमारे काव्य की एक विशेषता रहती है। तो मृच्छकटिकम पे यदि हम चर्चा करें, यह हमने इसके रूपक भेद पर चर्चा की, प्रकरण इसका सही उत्तर है। और मृच्छकटिकम पे यदि चर्चा की जाए तो 200 से लेकर 300 ईसा के मध्य आचार्य शूद्रक ने इसकी रचना की है। इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 10 है। और इसकी कथा कैसी है? कवि कल्पित ही है, परंतु इसका उपजीव्य यदि देखें तो इसकी कथा बहुत सिमिलर मिलती है भास के चारुदत्तम इस नाटक से। भास के चारुदत्तम नाटक से इसकी बहुत सारी समानता देखने को मिलती है। इसके 4 अंकों को विस्तृत रूप से देकर, यानी कि इस चारुदत्तम के ही जो 4 अंक हैं उनको ही थोड़ा विस्तार करके मृच्छकटिकम का जो है शूद्रक ने प्रादुर्भाव किया है। तो इसमें नायक कौन है? चारुदत्त इसमें नायक है, जो एक ब्राह्मण है। और नायिका कौन है? वसंत सेना, यह इसमें नायिका है, जो क्या है? वैश्या है, गणिका है।
तो इनकी प्रेम कथा इसमें वर्णित की गई है। और इसकी शीर्षक की बात करें तो मृच्छकटिकम का हिंदी अनुवाद क्या होगा? मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना। इसमें कितने अंक मैंने बताए? 10 अंक हैं। 10 अंकों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि यह बहुत बार आपसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले का नाम है अलंकारन्यास, दूसरे का नाम है द्यूतकर संवाहक, तीसरे का नाम है संधिच्छेद, चौथे का नाम है मदनिका शर्विलक, ये चौथे का नाम है। पांचवे का नाम है दुर्दिन, छठे अंक का नाम है प्रवहण विपर्यय, सातवें का नाम है आर्यकापहरण, आठवें का नाम है वसंत सेनामोटन, नवम का नाम है व्यवहार और दशम का नाम है संहार। सी सही उत्तर इस प्रश्न का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दश कुमार चरितस्य कस्मिन् चरिते सुरतमंजर्याः उपाख्यानमस्ति। तो दश कुमार चरितम भी गद्य काव्य है जो लिखा है दंडी के द्वारा। दंडी का समय काल कब का माना जाता है? 676 से लेकर 725 ईसा के मध्य इनका समय काल माना जाता है, यानी कि 7वीं या 8वीं शताब्दी में इनका मुख्य रूप से प्रादुर्भाव हुआ था। तो इनके 3 ग्रंथ हैं। किसके? दंडी के। काव्यादर्श पहला है, जो एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें 3 परिच्छेद हैं। दूसरा दश कुमार चरितम है और अंतिम अवंती सुंदरी कथा को इनकी अंतिम रचना माना जाता है। दंडी के बारे में मैंने पहले चर्चा की है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उनके चरित्र को देख सकते हैं। दश कुमार चरितम की बात करें तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? इसमें 3 भाग इसके मिलते हैं। पहला है पूर्व पीठिका इसमें पहली मिलती है, जिसमें 5 उच्छ्वास हैं। दूसरा दश कुमार चरितम, जिसमें 8 उच्छ्वास हैं। और अंतिम में उपसंहार इसका भाग आता है। 3 भागों में इसे विभाजित किया है। जैसा कि इसका नाम है दश कुमार चरितम, तो इसमें 10 कुमारों की कथा वर्णित की गई है, जिसका मुख्य नायक यदि देखें तो राजवाहन को ही इसका मुख्य नायक माना जाएगा। तो पुष्पपुरी का राजा है जिसका नाम है राजहंस। वह राजहंस मालव के राजा मानसार को युद्ध में हरा देता है। तो वह मानसार तपस्या के बल पर अद्भुत शक्ति को प्राप्त कर राजहंस पर चढ़ाई कर देता है और राजहंस को परास्त कर देता है। यह इसकी कथा प्रारंभ होती है। राजहंस वन में चला जाता है और वहीं उसकी पत्नी वसुमती, उसकी पत्नी कौन है? वसुमती, एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम था राजवाहन। तो जो राजहंस के मंत्रियों के भी उसी समय पुत्र उत्पन्न हुए। वह जो सभी राजकुमार थे बड़े होते चले गए और वह सभी अलग अलग देशों की यात्राओं पर निकल पड़े और उन देशों में कष्टमय जीवन को व्यतीत करते हुए वह पुनः राजवाहन से क्या करते हैं? भेंट करते हैं। तो उस समय वह अपनी सारी की सारी आपबीती सुनाते हैं। तो उसी की कथा यहाँ पे मुख्य तौर पर जब वह अपनी आपबीती सुनाते हैं तो उसी आपबीती में सभी राजकुमार या तो राजा बन चुके थे या किसी राजकुमारी से विवाह कर चुके थे। इन्हीं सभी साहसपूर्ण वृत्तांतों का आकर्षण वर्णन इसमें दिया गया है, इसीलिए इसका नाम है दश कुमार चरितम। 10 कुमार हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं 10 कुमारों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो पहला आता है अपहार वर्मा, दूसरा है उपहार वर्मा, तीसरा है अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत, राजवाहन, सोमदत्त, पुष्पोद्भव।
तो राजवाहन का पुत्र कौन था? राजहंस का पुत्र कौन था? राजवाहन। माता का नाम क्या था? वसुमती। तो इनका इसमें वर्णन मिलता है। इनमें से सुरत मंजरी का चरित्र राजवाहन के वर्णन में आता है। तो इस वर्णन में राजवाहन का विवाह किससे होता है? अवंती सुंदरी से होने वाला होता है। उससे पहले सौंदर्य वर्णन मुख्यतः कवि ने इस रूप में दिया है, सुरत मंजरी के रूप में। तो किसके वर्णन में आता है? राजवाहन के चरित्र में आता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और अन्य भी प्लेटफॉर्म पे आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे लिंक हमने अपने चैनल के साथ अटैच किए हैं, आप उनमें जाके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।